सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। Jai Hind Rajesh, it is always pleasure to be with you on any topic, and every time you select a very contemporary topic. ये मैं आपके बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप जो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं बिल्कुल करंट और बिल्कुल ताजा ताजा होता है वो टॉपिक। थैंक यू सर, शुक्रिया शुक्रिया सर। दरअसल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक ऐसी खबर सामने आई जिसने मुझे कहा कि आज आप ब्रिगेडियर शरदेंदु सर के पास चलिए और सर से बात करिए। दरअसल नासिक जहां पर मैंने भी ट्रेनिंग की, वहीं से खबर आ रही है कि वहां पर लाइव फायरिंग एक्सरसाइज चल रही थी। इस दौरान जो है एक इंसिडेंट होता है, गोला ब्लास्ट होता है, 2 अग्निवीर की डेथ हो जाती है। मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले भी कई इंसिडेंट हो चुके हैं। राजस्थान के पोखरण में भी हमने कई बार देखा कि ऐसा होता है, माजल फील्ड रेंज में भी हमने ऐसा देखा है कि होता है ऐसा। लेकिन दूसरा जो मेरा पॉइंट होगा वो ये होगा कि अग्निवीर को अब, क्योंकि वो ट्रेनी थे, कसम परेड उन्होंने खाई नहीं थी, तो उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये समझने की मैं आपसे कोशिश करूंगा सर। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ उसके पीछे की कहानी मैं समझना चाहूंगा कि कैसे जो तोफ के गोले हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं सर। देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो मैं उन 2 अग्निवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और बोलता हूं उनको भगवान इतने हिम्मत दे कि वो इस तरीके का जो लॉस है, इनवैल्यूएबल इनसेपरेबल लॉस है, उसको बेयर करने की उनको शक्ति दे। सबसे इससे शुरुआत करते हैं। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे। देखिए, इस तरीके के हादसे ट्रेनिंग के दौरान होना एक स्वाभाविक विषय है कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बड़ी डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। जो हमारा गन सिस्टम है, चाहे वो फील्ड गन है, मीडियम गन है, वो इतने प्रोसेस से गुजरता है कि वो एक फुल प्रूफ सिस्टम होता है। लेकिन फिर भी इस तरीके के हादसे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग फील्ड फायरिंग में होते रहते हैं। और मैंने इसको खुद भी नोटिस किया जब मैं यूनिट में कमांडर, यूनिट का सीओ था या कमांडर था, तो उस समय भी इस तरीके की घटनाएं हुई थी। और मैंने एक आर्मी हेडक्वार्टर में, जब मैं आर्मी डायरेक्टरेट में था, तो एक बहुत ही गहन स्टडी की थी जिसमें हमने तकरीबन 1 साल लगाया था पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने में और अपनी रिकमेंडेशन दी थी। इतनी ज्यादा डिटेल में ना जाके मैं सबसे मोटी मोटी चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए 4-5 चीजें इन्वॉल्व होती। एक तो गन की बनावट, गन किस मेटलर्जी से बना, उसमें उसकी वजह से एक तो हादसा हो सकता है। दूसरा हादसा होता है जो एमुनिशन होता है उसकी वजह से हो सकता है। एक फ्यूज जो शेल के आगे लगता है उसकी वजह से हो सकता है। और एक गन में एक मजल ब्रेक होता है बैरल के आगे, उसका नट अगर ढीला रह जाता है तो उससे भी हादसे होने की संभावनाएं बनती हैं। और तीसरी चीज होती है कि अगर बैरल के अंदर कोई रेसिड्यू रह गया, यानी कि जब आप शेल फायर करते हैं तो कुछ उसके रेमिनेंट अंदर रह जाते हैं, अगर उसको क्लीन नहीं किया गया या अगर वो नोटिस में आ जाता और वो सिग्निफिकेंट है तो उससे भी इस तरीके के हादसे होते हैं। और इन हादसों को देखिए 3 कैटेगरी में बांटा जाए। एक तो बोर के अंदर फट गया, उससे भी हादसा होता है। दूसरा, जैसे ही बैरल से निकल के फट गया। और तीसरा होता है फ्लाइट प्रीमेच्योर, जो कि आपके जो फ्लाइट होती है शेल की उसके दौरान फटता है। तो जो 2 चीजें होती हैं, अगर बोर में प्रीमेच्योर होता है या मजल में प्रीमेच्योर होता है, तो उससे जो क्रू होता है, जो गन की जो डिटैचमेंट होती है, उसको जान जाने का पूरी संभावना होती है। तो मेरा मानना है कि हो सकता है ये बोर प्रीमेच्योर हो या मजल प्रीमेच्योर हो, ये तो इंक्वायरी बताएगा। अब मेरा मानना है कि कोर्ट इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। तो इस तरीके के हादसे होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं एमनिशन में कमी रह गई, कहीं ना कहीं बैरल में अगर कोई बनावट में या उसमें ड्रूप आ जाता है। बैरल में आप लगातार फायर करेंगे तो थोड़ा जो उसका अलाइनमेंट मिस अलाइन हो जाता है, ड्रूप उसको बोलते हैं, वो आ जाता है। लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। सबसे बड़ी वजह एक तो एमनिशन का डिफेक्टिव होना, क्योंकि एमनिशन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। उसके क्वालिटी चेक हालांकि कई तरीके के होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई चूक होती है, क्योंकि सारा कुछ जो फील्ड गन का सिस्टम है वो बहुत कुछ मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग पे है। अभी हम फुल्ली तरीके से ऑटोमेटिक प्रोडक्शन पे नहीं गए। हर एक जो पैरामीटर है उसकी एक लीवर दिया होता है और एक शेल्फ लाइफ होती है। तमाम तरीके की चीजें, ये तो जो एग्जैक्ट कॉज है वो इंक्वायरी से पता लगेगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको इस तरीके की चीजें बताई। और ऐसे हादसे तकरीबन हर साल 2-4 केसेस ऐसे होते रहते हैं, जो कि अलार्मिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हादसा हुआ, इसके लिए हम लोग की इंक्वायरी बताएंगे और इसका रेमेडियल एक्शन लेना चाहिए। और मेरा मानना है कि जरूर डायरेक्टर ऑफ आर्टिलरी और जो हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जो हमारे डीजीक्यू का ऑर्गेनाइजेशन, सारे एक पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करेंगे और इस तरीके के आगे
हादसे ना हो, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। ये जरूरी भी है सर, बहुत जरूरी भी है। बस एक पॉइंट और मैंने जो समझना था, क्योंकि अभी तक जो अगर ऐसे हादसे होते थे तो कोई सोल्जर्स होता था, कोई गनर्स होता था, जिनकी शहादत होती थी, उनके लिए भी हमें इतना ही दुख था। लेकिन इस बार टर्म थोड़ा सा चेंज है, इस बार अग्निवीर कंसेप्ट है। मैं उसी लिहाज से चीजों को समझना चाहता हूँ कि अभी ये अग्निवीर थे, इनकी एडवांस ट्रेनिंग चल रही थी, शपथ इन्होंने ली नहीं थी, तो क्या बेनिफिट्स अब इनको मिल सकते हैं आर्मी की तरफ से सर? इनके नेक्स्ट ऑफ किन को क्या कुछ मिल सकता है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रेनिंग के दौरान हादसा हुआ है, और ये जो दो अग्निवीर थे वो हैदराबाद सेंटर से नासिक सेंटर आए थे, और नासिक सेंटर में क्योंकि देवलाली फील्ड फायरिंग रेंजेस है तो वो वहां पे लाइव फायरिंग द्वारा ट्रेनिंग करते, तो इस पर्पस के लिए वो नासिक आए थे। अब जहां तक इस तरीके के हादसे होते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, सबसे पहले तो देखिए 48 लाख का एक इनका इंश्योरेंस होता है, ये उनको 100% मिलेगा। एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट है अग्निवीर का 44 लाख रुपए का, वो भी इनको मिलेगा, क्योंकि जो अग्निवीर के टर्म्स एंड कंडीशन है, ये ट्रेनिंग पीरियड से ही इनका पीरियड शुरू हो जाता है 4 साल का। तो लिहाजा जो 4 साल का पीरियड है, अगर जिस दिन वो इनरोल हुआ है और सेंटर में उसने ट्रेनिंग शुरू की तो उससे शुरू हो जाता है, तो उनको एक्स ग्रेशिया भी मिलेगा, उनको 48 लाख रुपीस का जो इंश्योरेंस है वो मिलेगा, और साथ में एक सेवा निधि का जो अमाउंट है वो मिलेगा। और मेरा मानना है कि अगर इनकी कसम परेड नहीं हुई है तो ये, अगर कसम परेड हो जाती तो इनको 4 साल के पे के बेनिफिट्स भी मिलते, उनको पे भी उसी 4 साल की मिलती, और सेवा निधि भी 4 साल के बाद जितना बनता है 10 लाख समथिंग वो भी मिलता। लेकिन अब इस स्थिति में अगर उनका कसम परेड नहीं हुआ तो क्या ये 4 साल के बेनिफिट मिलेंगे, ये डिबेटेबल इशू है कि इसके ऊपर हमारे समझ से अभी कोई ऐसा केस नहीं हुआ है, लिहाजा नहीं बताया जा सकता। लेकिन मेरा मानना है, ये मेरा अपना असेसमेंट में बता रहा हूं, कि अगर अग्निवीर पहले दिन से इनरोल्ड माना जाता है, अगर वो सेंटर में आया तो उसको इस तरीके की 4 साल के पे मिलनी चाहिए, और जो सेवा निधि है वो भी मिलना चाहिए। लेकिन इसको हमारे जो एमपी डायरेक्टरेट है वो इसके बारे में तवज्जो देगा, और मेरा मानना है कि ये भी बेनिफिट उनको मिलेंगे। अग्निवीर का आर्टिलरी में कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि काफी टेक्निकल काम है, चाहे सर्वे हैं, टेक्निक टीएस हैं, उनके सामने कई चुनौतियां हैं। फिर खासकर जिसने गन खींच के लेके जानी है, ड्राइवर ने, उसको भी सीखने में वक्त लगता है। एक ड्राइवर बनना आसान है, लेकिन गन का ड्राइवर बनना वो थोड़ा सा एक मुश्किल होता है। किस तरफ गन को काटना है, गाड़ी को काटना है, ताकि गन किस तरफ मूव करेगी। क्या, कैसे आप देख रहे हैं कि वाकई में ये 3-4 साल इनफ है ड्राइवर्स के लिए, टीए और सर्वेयर के लिए? देखिए, जो अग्निवीर का कॉन्सेप्ट था 2019 में आया था, अब ये 2024 चल रहा है, अब इसको रिव्यू करने की जरूरत है। हर एक आर्म्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे तोपखाने की अगर बात करेंगे, और मैंने तो पूरा जीवन ही इसमें लगाया है, तो मैं नहीं मानता हूं कि 4 साल का पीरियड सफिशिएंट है। देखिए, एक आप 31 हफ्ते की उसकी ट्रेनिंग कराते, 6 से 8 महीने वो ट्रेनिंग में निकल जाता है, फिर वो छुट्टी जाता है, फिर यूनिट में आता है। आर्टिलरी एक बहुत टेक्निकल आर्म है, आप उसका जो टीए है, पूरी फायरिंग उसके डेटा पे निर्भर करती है। हालांकि कंप्यूटर आ गए, लेकिन उसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में, जब गोला फायर होता है टैंक से, तो गन से, तो इतनी बड़ी आवाज आती है कि कान में सुनाई नहीं देता है आपको। कहीं जो नए रिक्रूट है उनको हफ्ते भर तक सुनाई नहीं देगा। हमने भी जब पहली बार गन फायर की थी तो हमें 1 हफ्ते तक सुनाई नहीं दे रहा। तो हमारा बड़ा टेक्निकल आर्म है, और जो 4 साल का पीरियड है इसको डेफिनेटली रिव्यू करने की जरूरत है। मैं नहीं मानता कि 4 साल में कोई सोल्जर इतना बड़ा आउटपुट दे देगा जिससे कि उसकी कॉम्बैट एफिशिएंसी बढ़ेगी। पूरे विश्व की आर्मी अपने कॉम्बैट एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात कर रही है। अगर 4 साल में हम कॉम्बैट एफिशिएंसी को एनहांस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्कीम को अब आप रिव्यू करिए। आपने एक कॉन्सेप्ट दिया यंग आर्मी बनाने का, क्या यंग आर्मी बनी? क्या इनका आउटपुट आया? इसका बेस्ट फीडबैक आपको कमांडिंग ऑफिसर जो प्रेजेंट में उनसे मिलेगा, और जो टेक्निकल आर्म्स के हेड हैं उनकी रिक्वायरमेंट समझिए। जैसा आपने कहा कि गन जब टो होती है, मीडियम गन या बोफोर्स गन या फील्ड गन, उसका एरिया ही बहुत लंबा हो जाता है, उसका टर्निंग रेडियस बहुत होता है।
किस प्लेटफॉर्म पे एग्जैक्टली किस गन प्लेटफॉर्म पे लगाना है वो भी बहुत मैटर करता है। 1 मीटर अगर आगे पीछे गन होगी तो गन टिल्ट हो जाएगी। तमाम तरीके की रिक्वायरमेंट, और आपको आज की डेट में युद्ध भूमि में खुला इलाका नहीं मिलेगा, आपको कई तरीके की रिक्वायरमेंट। अब ये 4 साल में कैसे वो रिक्रूट अपना पूरा 24 घंटे भी ट्रेनिंग करेगा तो वो एफिशिएंसी नहीं ला सकता। तो मैं बार बार बोलता हूँ ये टाइम है रिव्यू करने का, और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ओपन माइंड से करें। आपने एक ट्रायल किया, मानता हूं आपने अग्निवीर लाना चाह रहे थे, लेकिन आज की डेट में जिस तरीके की स्थिति बन रही है उसमें ये पीरियड मेरा मानना है कि इनसफिशिएंट है। इसको बढ़ा के 10 साल आप करिए। 10 साल में एटलीस्ट जो जवान है वो हवलदार तक बनने की कोशिश, और हवलदार जो है एक मैच्योर आपके लेवल का सोल्जर होता है जो गन के डिटैचमेंट को भी कमांड कर सकता है, वो तमाम तरीके के अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी कर सकता है, और उसकी कॉम्बैट एफिशिएंसी बढ़ेगा। 19 साल या 18 साल में जवान आता है, 10 साल नौकरी करेगा तो 28 साल में भी वो यंग है। इंडियन आर्मी फिर भी यंग रहेगी, और हमारी जो रिक्वायरमेंट, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, जो हमें जो कॉम्बैट एफिशिएंसी चाहिए वो पूरी तरह से मिलती है। तो इस कॉन्सेप्ट को रिव्यू करें। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि अग्निवीर 4 साल में वो उतना ही आउटपुट दे पाएगा जितना कि एक रेगुलर सोल्जर। उसके आउटपुट में बहुत फर्क पड़ जाएगा, वो नहीं। और एक होता है मेंटल कंडीशनिंग, राजेश जी, आपको मेंटली ओरिएंट होना, दुश्मन के साथ लड़ाई करना एक माइंड गेम है, आपका मैच्योरिटी चाहिए, कंडीशनिंग चाहिए। ये कंडीशनिंग 4 साल में नहीं आ पाएगी क्योंकि उसका एक्सपोजर फील्ड एरिया में, ऑपरेशनल एरिया में 1 से 2 साल का होगा। इस 2 साल में अगर उसने कोई नहीं एक्सपोजर हुआ तो वो बिल्कुल इस तरीके की युद्ध भूमि से अछूता रह जाता है, उसका एक्सपोजर नहीं होगा। तो लिहाजा इसको रिव्यू करें, और रिकमेंडेशन अगर इसी को नॉन पेंशनेबल करना है तो आप इसको 10 साल तक एक्सटेंड करिए। और मेरा मानना है कि जो 25% आप रेगुलर कर रहे हैं इसको भी रिव्यू करने की जरूरत है। इसको आप 50% करें, 75% करें, इस तरीके से रिव्यू करें, डायनेमिज्म लाएं। कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, अब आउटपुट नहीं आ रहा है या आ रहा है तो उसको रिव्यू करके एक मिड कोर्स करेक्शन करके अग्निवीर को लागू करें। बिल्कुल सर, आज है जवान, मैं सच कहूं आपसे दिल की बात तो मुझे अपना पूरा काम सीखने में आज एक जवान के तौर पर भी यूनिट में कम से कम 4 से 5 साल लगे थे, तब जाकर हम पूरी जानकारी ले पाए थे कि कैसे क्या फंक्शंस जो हैं वो करते हैं। ये तमाम चीजें सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और एक चीज मैं आपसे और सहमत करता हूं कि रिव्यू किया जाए, जो 25% है उसको 75% आप ले जाइए। 25% 4 साल बाद, 5 साल बाद अगर आपको लगता है कि डिफॉल्टर्स हैं, टाइम से छुट्टी से वापस नहीं आ रहे हैं, शाम को पी के सो जा रहे हैं, तो उनके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और ये तमाम जो चीजें हैं कि कमांडिंग ऑफिसर्स के हाथ में होनी चाहिए कि अब वो क्या सोचते हैं। लेकिन आप आए सर, और इतनी बारीकी से आपने तमाम पहलुओं पर बात रखी, इसके लिए थैंक यू सर। और जाते जाते उन 2 जवानों को श्रद्धांजलि हम दोनों की तरफ से और पूरे तोफखाना परिवार की तरफ से। थैंक यू सर, जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश।